अब जो है वो टॉपिक जो आ रहा है वो इफेक्ट्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस है। इसमें देखिए, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस का ये मतलब नहीं है कि वो जेनेटिक है, वो फूड की वजह से है, या वो एज की वजह से, क्योंकि ये तीन रीजंस होती हैं जो कि डायबिटीज जिनकी वजह से हो सकती है। देर आर दीज थ्री रीजंस, ठीक है। अब उसमें ये दोनों जो होती हैं इनकी रीजंस आमतौर पर सिमिलर होती हैं, फूड और एज वाली। लेकिन ये है कि अगर आपको फूड की वजह से भी थ्रू आउट द एज, आपको थ्रू आउट द योर एज, थ्रू आउट योर लाइफ कोर्स, आपको जो है वो फूड की वजह से डायबिटीज नहीं हुई, तो ऐसा हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द एज आपको डायबिटीज फेस करनी पड़े, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाती है। आफ्टर द एज ऑफ 50 इंसुलिन की अमाउंट रिड्यूस होती है। तो उस वक्त फिर ये होता है कि वो बॉडी जो है वो इंसुलिन को उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये तीन बेसिक रीजंस है जिनकी वजह से डायबिटीज आमतौर पर हुआ करती है। और नहीं, अगर फर्ज करें किसी को मतलब कि एज की वजह से डायबिटीज हुई है, मतलब हम्म फूड की वजह से हुई है, ठीक है, हम्म तो फिर हम्म आगे उसका कोई मतलब कि अगर उसका कोई बच्चा वगैरह होता है तो उसमें जेनेटिकली आएगा? नो, उसमें जेनेटिक नहीं आएगा। यानी बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो हैं, ये जो दोनों हैं, दीज आर ओनली कन्फाइंड टू द पर्सन, ठीक है। ये हरगिज जरूरी नहीं है कि ये अगली जनरेशन में ये प्रॉब्लम आए, ठीक है। कि सिर्फ एक पर्सन जिसको वो उस एज में हुई है, उसकी लाइफ में हुई है, वो उसी को होगी। लेकिन जो जेनेटिकल है वो आमतौर पर हो जाया करती है, अगली फैमिली में हो जाया करती है। अब जेनेटिक जो है ये भी एक्चुअली अगर सवियर ना हो तो ये भी कंट्रोलेबल है, लेकिन जस्ट कंट्रोलेबल है, ठीक है। ये जो है ये क्योरेबल है, दीज आर क्योरेबल। ये कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर जेनेटिकल इशू है, जीन्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर इट इज़ नॉट क्योरेबल। आपको लाइफ टाइम इसके लिए जो है वो कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, लाइफ टाइम इसके लिए मेडिकेशंस जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस ये इसमें शामिल होती हैं। तो जो जो जेनेटिकल होती है। अब जेनेटिकल में ज़रूरी नहीं है कि ये एक और बात मैं अब आपको बताता हूँ, बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, कि जेनेटिकल में ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मदर को है तो हर बच्चे को होगी, या अगर फादर को है तो हर बच्चे की होगी। अगर दोनों को है तो हाँ, उनके हर बच्चे को होना जो है वो उसका चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ मदर को है फॉर एग्जाम्पल, तो और फादर की तरफ से हेल्दी जीन आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव at least two genes of every character, at least two genes for every character, ठीक है। अब वो जो टू जीन्स हैं वो कहाँ से आए हैं? एक हमारे पास जो है वो मदर से आया है और एक हमारे पास फादर से आया है, ठीक है। अब अगर तो मदर जो है उसका कोई जीन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, और फादर जो है उसका जीन जो है वो मेल फंक्शनड है या वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में जो जिस बच्चे को रिसीव होगा, एक नॉर्मल, सिर्फ एक नॉर्मल काफी है, ठीक है। सिर्फ एक नॉर्मल काफी है, उस बच्चे में वो प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें वो हिडन हो जाएगी, यानी वो बच्चा अपनी जिंदगी जो है वो सारी नॉर्मल गुजारेगा। लेकिन अगर मदर और फादर दोनों में मेल फंक्शन होंगे तो फिर उसमें वो जो है वो इशू वो क्रिएट हो सकता है। वो कोई भी जेनेटिकल इशू हो, वो ब्लड प्रेशर का हो, वो हार्ट डिजीज का हो, वो डायबिटीज का हो, वो किसी भी चीज का हो, वो इशू उसमें प्रिवेल करेगा, वो इशू उसमें आएगा ही आएगा, अगर दोनों जीन्स जो है वो मेल फंक्शन है। सो ये एक जो है वो उसके पीछे रीजन हुआ करती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर जिस चीज की बात कर रहा हूँ ना, जो टाइप्स ऑफ डायबिटीज की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो टाइप्स ऑफ डायबिटीज इससे बिल्कुल डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज में दो डायबिटीज होती हैं। एक को हम कहते हैं कि इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुई, लिहाजा आपको क्या हो गई है? डायबिटीज हो गई है, ठीक है। अभी दूसरी आप इसकी रीजन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पर फर्क क्या है इन दोनों में। दूसरी रीजन होती है बेटा जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट।
एक इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है, ये एक बड़े मजे की बात है। इसके लिए जरा हम वो फिनोमिना रिपीट करते हैं जो इंसुलिन काम करती है। इंसुलिन आमतौर पर क्या करती है बेटा, इंसुलिन आमतौर पर किसी भी सेल के अंदर ग्लूकोज ब्लड का गेट ग्लूकोज होता है। लेवल, जी ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल, लेवल बेसिकली कंट्रोल करती है। लेवल को डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है, बेसिकली उनको लेकर जाती है लिवर में और मसल्स में। ठीक है, ग्लूकोज को लेकर जाती है लिवर और मसल्स में। कैसे, लिवर और मसल्स में ग्लूकोज को इस तरह से लेकर जाती है बेटा कि हर सेल के अंदर ना ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं। बेटा ग्लूकोज ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? एक सेकेंड, प्लांट्स अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज ऑर्गेनिक है। गुड गुड गुड, नाइस रीजनिंग, अच्छा लगा। सो जो इसका मतलब आपने ये, एक दफा रिकॉर्डिंग जी की जी थी ना, तो आपने शुरू में जी, बताया था कि प्लांट्स अपने कर सकते इसीलिए हैं अपने इसीलिए मुझे बहुत अच्छी प्रोड्यूस। लगा है, बहुत अच्छी लगी ये बात कि आप बहुत परफेक्ट पॉइंट पर पहुंचे हैं। सो अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर ग्लूकोज ऑर्गेनिक है ना, तो उसके लिए रिसेप्टर चाहिए होगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं, हम दोबारा से अपनी अपने कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट करते हैं कि अगर सेल है ना, तो सेल के अंदर जो कंपाउंड डिफ्यूज इन कर सकते हैं ना, अगर कंपाउंड को डिफ्यूज इन कर रहा है, तो वो बहुत छोटे छोटे कंपाउंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सोडियम डिफ्यूज इन कर सकता है, एक छोटा सा आयन है। पोटेशियम डिफ्यूज इन कर सकता है। फिर इसी तरीके से वाटर, अगरचे मॉलिक्यूल है, वाटर इज नॉट एन आयन, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, लेकिन क्योंकि इतना छोटा मॉलिक्यूल है लिहाजा ये डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्लूकोज वाटर की निस्बत बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, H2O। इसका मतलब है एक एटम है, क्या ऑक्सीजन का दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के। कंपेयर करें इसको ग्लूकोज से, C6H12O6, 6 एटम ऑक्सीजन के, 12 एटम हाइड्रोजन के, 6 एटम कार्बन के, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब ये होगा कि ये डिफ्यूज नहीं कर सकता। बेटा जो कंपाउंड डिफ्यूज नहीं कर सकता उसको सेल में लाने के लिए व्हाट विल यू नीड ए रिसेप्टर। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका मतलब है इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन बेसिकली ओपन्स द ग्लूकोज रिसेप्टर। ये ग्लूकोज रिसेप्टर को ओपन करता है। तो इट मींस कि जब आपने ग्लूकोज रिसेप्टर को ओपन करना है, तो ये होता है कि ग्लूकोज आती है यहां पर। अगर मैं इस कलर में ग्लूकोज बनाता हूं, तो ऑरेंज कलर में इस यहां पर ग्लूकोज आती है और ग्लूकोज उस रिसेप्टर के जरिए एंटर हो जाती है सेल के अंदर। सो इट इज अ वेरी गुड फिनोमिना। लेकिन sometime sometime insulin is produced, but cell are resistant to insulin। यानी इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि देयर रिसेप्टर इज नॉट ओपन्ड, वो रिसेप्टर ओपन नहीं होता। इंसुलिन अटैच होने के बावजूद रिसेप्टर ओपन नहीं होता। यानी आप यूं कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन है, ये इधर आकर अटैच हुई है, इसने क्या कर दिया, इसने रिसेप्टर को ओपन किया, ग्लूकोज अंदर एंटर हो गई। ठीक है, अब आप दोनों केसेस यहां देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को अगर मैं मैग्नीफाई करता हूं, तो यहां पर दोनों केसेस देखिए। ये आपकी मेम्ब्रेन है, इसमें ये रिसेप्टर है। ठीक है, दोबारा बनाते हैं इसको। मैं आपको इसके एक आइडिया और देना चाह रहा हूँ। ये रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर जो है, इसमें ये साइट है जहां इंसुलिन ने अटैच होना है। या इसको एक और अंदाज से बना देते हैं, सॉरी, इसको हम यूं बनाते हैं कि जैसे ये है रिसेप्टर, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर भी है और बाहर भी है। ये रिसेप्टर है, इसमें यहां पर आकर इंसुलिन ने अटैच होना है, और बाकी ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे ये। अब इसका मतलब है ये है, एक्चुअली कौन सा पॉइंट है रिसेप्टर, गौर कीजिएगा, ये पॉइंट है रिसेप्टर। और इंसुलिन का जो पॉइंट कौन सा है, ये वो पॉइंट है जो इंसुलिन अटैचमेंट पॉइंट है। अब आप दोनों बातों में से एक कंसीडर करें। एक बात आप ये कंसीडर करें, रिसेप्टर मेल फंक्शंस, रिसेप्टर मेल फंक्शन करता है। ठीक है,
दो में से एक काम होता है, या दो में से एक काम छोड़ दें, रिसेप्टर मेल फंक्शन करता है, अब इंसुलिन आकर अटैच नहीं हो सकती, यानी इसका मतलब ये हुआ इंसुलिन इज नॉट अटैचिंग टू द सेल। अब ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, अटैचिंग टू रिसेप्टर, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इंसुलिन यहां अटैच नहीं हो पा रही। अगर इंसुलिन अटैच नहीं हो पा रही, इसका मतलब है वो इंसुलिन रिसेप्टर भी ओपन नहीं कर पाएगी, ठीक है। रिसेप्टर ऐसे ही होता है बेटा, जैसे एंजाइम होता है ना, जैसे आपको याद होगा हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था एंजाइम का, एंजाइम की एक्टिव नहीं साइट जो है, एक एक चीज मिनट समझ रुकिए, आ रही। एक मिनट रुकिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको। हम क्या कहते हैं कि एंजाइम एक्टिव होता है, कैसे एक्टिव होता है कि एंजाइम की एक साइट होती है जिस पे जाकर एक फैक्टर लगता है, और वो क्या होता है, वो एंजाइम एक्टिव हो जाता है। आपको याद होगा हमने कहा था इंड्यूस फिट मॉडल होता है। यहां आकर ये कंपाउंड, एक कंपाउंड आया, उसने आकर एंजाइम को अवेक किया, जगाया। अब ये देखिए एंजाइम की एक्टिव साइट पहले इस सिचुएशन में थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये फैक्टर आया, एंजाइम के साथ अटैच हुआ, एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो अब क्या हो गई, ओपन हो गई या एक्टिवेट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही रिसेप्टर आमतौर पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पर आपको रिसेप्टर की प्रॉपर शेप बनाकर दिखाता हूँ। रिसेप्टर आमतौर पर इस शेप में होते हैं, ये ये और उसके बाद फिर ये, ठीक है। जब उसके साथ आकर इंसुलिन लगती है ना, इंसुलिन इसके साथ आकर लगती है, तो रिसेप्टर इस शेप में आ जाता है। इसका मतलब है अब यहां पर ग्लूकोज का अटैच होने का पॉइंट आ गया। अगर इंसुलिन ही अटैच ना हो, तो इसका मतलब यह है कि रिसेप्टर इस शेप में रहेगा और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आएगी। जी बेटा अब बताइए। अच्छा मैं ये कह रहा था कि इंसुलिन जो होती है मतलब कि हाँ वो सेल में जाके मतलब कि सेल के जो रिसेप्टर होते हैं उसको खोलती है। हाँ, उसको ओपन करती है। अच्छा तो अगर मतलब कि वो सेल क्यों नहीं अटैच होने दे रहा होता, अगर इंसुलिन होती है तो होने फॉर क्यों नहीं एग्जाम्पल देता? इसका एक ये वजह हो सकती है कि स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर डिस्टॉर्टेड, किसी वजह से आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। अगर रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होगा कि इंसुलिन अटैच अगर हो भी रही है, तब भी रिसेप्टर इतना खराब हो चुका है कि उसके ऊपर ग्लूकोज आकर अटैक, उसके ऊपर ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को कैच ही नहीं कर रहा। यानी बेसिकली यहां पर जो बात आ रही है वो ये है बेटा कि अगर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर खराब हो जाए, तो या वो इंसुलिन को रिसीव नहीं करता या वो ग्लूकोज को रिसीव नहीं करता, दो में से एक काम होता है। अगर वो इंसुलिन को रिसीव नहीं करता तो ग्लूकोज अटैच नहीं होती, अगर वो इंसुलिन को रिसीव कर लेता है और ग्लूकोज को रिसीव नहीं करता, तब भी वही बात है। इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप अब इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन सेल में ग्लूकोज नहीं जा रहा, रिसेप्टर की खराबी की वजह से। रिसेप्टर खराब हो गया तो इंसुलिन काम नहीं करेगी, चाहे वो आपके ब्लड में जितनी मर्जी ज्यादा हो। अच्छा मतलब कि जब खुलता है सेल मतलब कि जब हम्म रिसेप्टर खुलता है तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाती है फिर वो लिवर में जाता है। देखिए लिवर सेल से बना हुआ है, इसका मतलब है ग्लूकोज पहले लिवर के अंदर जाएगा, मतलब पहले लिवर की कैपिलरीज के अंदर जाएगा, वहां से लिवर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा और फिर लिवर के सेल्स में जाएगा। हर चीज एंड पे हमेशा आखिर में सेल के अंदर जाती है। पहले वो कैपिलरीज के जरिए एंटर होगी, कहां पर, ऑर्गन में, कैपिलरीज तो के जैसे ये सेल जो आपने बनाया जी ये जी, किसका सेल है मतलब कि? इसको एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने एक एज्यूम्ड शेप बनाई है ना, तो एज्यूम कर लीजिए कि ये लिवर का सेल है, ठीक है। ओ ये तो सेल नहीं था, ये सेल नहीं था, मैंने मैंने कहाँ बनाया था सेल, ये वाला, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए कि ये लिवर का सेल है, ठीक है।
ये ऐसा ही है कि आप मोटरवे से किसी जगह पर उतरे, ठीक है, किसी एक शहर में उतरे, उस शहर में उतर के उसके बाद आप गलियों में जाकर एक घर में चले जाए, ये हमारा घर है, इसका मतलब ये है ये हमारा घर है, यहाँ हमने पहुंचना था। तो ये ऐसे ही है कि पहले ग्लूकोज ब्लड के जरिए ऑर्गन में एंटर होगी, उसके बाद जब ऑर्गन से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चली जाएगी, ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चली जाएगी, फिर इंसुलिन उसको एंटर करवाएगा किसमें, सेल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ग्लूकोज ने पहुंचना ब्लड के जरिए ही है, आगे उसको सेल में एंट्री दिलवाने का काम इंसुलिन का होता है। अच्छा, ये जो नॉन इंसुलिन है, मतलब कि सेल आपका, हाँ तो उसका सेल आपका इंसुलिन को लेता ही नहीं है, मतलब कि उसको हाँ, रेजिस्टेंट होता है उसके, तो फिर उसका लोग वो इंसुलिन भी नहीं लगा सकते, तो फिर वो कैसे कंट्रोल कोई कंट्रोल फायदा नहीं है, करें? नहीं उसका तो कोई फायदा नहीं है। डाइट से ही कर सकते हैं। उसका फिर यही है कि वो डाइट है, और वो डाइट भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है ना, ये देखें, ओवरवेट पीपल में ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। व्हेन द टारगेट सेल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द टारगेट सेल्स सच एज मसल सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू इंसुलिन, ठीक है। और आमतौर पे ओवरवेट लोगों में ये प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, अब देखिए, ये फूड रीजन हो गई ना। मैं अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पर क्योंकि ये बात आ गई ना ओवरवेट वाली, तो मैं आपके नॉलेज के लिए ये बात बताता हूँ। बेटा, फैट्स deposition cause distortion in receptor structure। अगर आपके सेल में फैट ज्यादा है तो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, खास तौर पर लिवर में फैट ज्यादा है, मसल्स में फैट ज्यादा है, ठीक है। लिवर और मसल्स में जब फैट ज्यादा होगी तो वो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप ओवर वेट है तो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो सकता है, और अगर आप वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो आपका रिसेप्टर का स्ट्रक्चर वापस आ सकता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, इसके लिए बेस्ट तरीका है फैट यूटिलाइज करें, अपने जो सेल्स की फैट है वो यूटिलाइज करें, और वो यूटिलाइज करके उसको इसको उसको बर्न करें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड है वो आपके जो सेल्स है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है यहाँ पर जी, उसके बाद आते हैं डायबिटीज मेलाइटस। मैंने आपको बताया कि शुगर जो है वो यूरिन में आना शुरू होती है, मैंने आपको शायद एक बताया था। ओके, किसका कह रहे हैं? यूरिन में जो आती है ना शुगर, वो कब आना शुरू होती है। हाँ, आमतौर पे हम क्या करना शुरू कर चुके हैं, अब हम शुरू कर चुके हैं ब्लड टेस्ट्स, ठीक है। ब्लड टेस्ट्स में ये होता है कि हमें ये पता होता है कि जैसे ही हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 से ऊपर जाता है ना, तो हम ऐसे लोगों को कह देते हैं कि ये प्री डायबिटिक है, ये प्री डायबिटिक है। इनका जो ग्लूकोज लेवल है अगर वो मुस्तकिल 100 से ऊपर है और 120 से नीचे है, तो वो डायबिटिक नहीं है, लेकिन वो प्री डायबिटिक है, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि एहतियात करें। एक जमाने में क्या होता था, ओनली यूरिन टेस्ट होता था, और आपको पता है कि यूरिन टेस्ट में फर्ज करें कि आपका यूरिन टेस्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि नो ग्लूकोज इन यूरिन, नो ग्लूकोज इन यूरिन। अच्छा, अगर नो ग्लूकोज इन यूरिन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अपेरेंटली उस जमाने में क्या था कि हाँ जी आपको डायबिटीज नहीं है। बेटा, यूरिन में डायबिटीज तब आती है, या यूरिन में शुगर तब आना शुरू होती है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज 300 क्रॉस कर जाए। अब हम क्या कहते हैं, जिसकी रैंडम में 120 से अबव है वो डायबिटिक है, अबव 120 है, अगर रैंडम में अबव 120 है तो वो डायबिटिक है, हम अब ये कहते हैं आजकल। उस जमाने में क्या होता था, यूरिन में क्योंकि होता पता क्या है, मैं अब आपको इसकी वजह बताता हूँ। किडनी कैन सेंड बैक द ग्लूकोज फ्रॉम यूरिन until the blood glucose uh, increases
देन 300। यूरिन बनाते बनाते किडनी 300 से पहले पहले 300 का जो फिगर है, 300 से पहले पहले जो ग्लूकोज होती है ना, उसको यूरिन में आना ही नहीं, उसको यूरिन में आने देती। इसका मतलब ये हुआ अगर किडनी को ग्लूकोज 300 मिलीग्राम से ऊपर मिल रही है, मींस ग्लूकोज को वापस भेजना किडनी से बाहर हो, लिहाजा अब जाके ग्लूकोज कहाँ आएगी, यूरिन में आएगी। लेकिन उस वक्त तक आप सोचे कि बॉडी किस कदर ज्यादा उसका कबाड़ा हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि 300 से ऊपर जाने के लिए भी एक टाइम चाहिए। 300 से ऊपर जाने के लिए भी एक टाइम चाहिए ग्लूकोज को, ठीक है, ब्लड में। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली 120 अबव जो है, अगर वो डायबिटिक है, तो ये जो यूरिन टेस्ट हुआ करता है, ये और आपको चीजें बता सकता है कि हाँ इस यूरिन में ये प्रॉब्लम है, यूरिन में ये प्रॉब्लम है। लेकिन यूरिन में ग्लूकोज सिर्फ तब आएगा जब वो 300 क्रॉस कर जाता है, और 300 आजकल बहुत बड़ी अमाउंट काउंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली अब ये जो टेस्ट आए हैं न्यू, उसमें जो 100 अबव हैं वो प्री डायबिटिक है। ये समझ आई बेटा? अच्छा, जो जी जी। जैसे लोग शुगर चेक करते हैं, जैसे वो जो मशीन आपको बताती है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। वो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, वो यूरिन ग्लूकोज लेवल नहीं होता। इन दोनों में फर्क समझिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 80 टू 120 के दरमियान में होना चाहिए। अब आप ये देखिए ना कि क्या होता था उस वक्त। अब मॉडर्न जमाने में क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा जाता है, ठीक है। उस वक्त देखा जाता था यूरिन ग्लूकोज लेवल, और यूरिन ग्लूकोज लेवल तब तक नहीं आएगा जब तक ब्लड ग्लूकोज जो है वो कितनी नहीं हो जाती, वो मोर देन 300 नहीं हो जाती ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। मोर देन 300 जब होगी तब जाके यूरिन ग्लूकोज लेवल बनेगा। लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हम मशीन के जरिए चेक करते हैं वो 80 टू 120 होता है। तो इसलिए जो बेटर टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट है, ना कि यूरिन टेस्ट है। आपको जल्दी बता देगा कि जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में इंक्रीज हुई है या नहीं। और ये बहुत अच्छा है, जो ब्लड टेस्ट जो है वो आपको जितना अच्छा बता सकता है, उससे ये होता है कि आप बड़े कम लेवल पे कंट्रोल कर लेते हो। अच्छा जी, 120 हो गया, ओके कंट्रोल कर लेते, नो इशू। 150 हो गया, ओके कंट्रोल कर लेते, नो इशू, ठीक है। ये वो लेवल्स हैं जो कि अभी ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हुए हैं। आप पहले ही 300 पे पहुंचे हुए हो, उसके बाद यूरिन बताता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको अच्छा खासा टाइम लगना है कंट्रोल करने में। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया। ओके, नाउ अब आप ये देखिए कि हमारे पास ग्लूकागॉन और ये सारा कुछ आ गया। टाइप 1 डायबिटीज, अब यहाँ पर मैं आपको टाइप से रिलेटेड ना थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइप्स टाइप्स को दो लिहाज से लिखा जाता है बेटा। एक हम लिखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस, और IDDM, या इसको हम टाइप 1 भी कहते हैं, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। आप इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक्सटर्नली लेने पर मजबूर हो जाते हैं, इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या है? नॉन IDDM या NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस, या फिर टाइप 2। इसमें आप नॉन डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन पर आप डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, आपको एक्सटर्नल इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती। यू डू नॉट नीड द एक्सटर्नल इंसुलिन, आप के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि सेल्स में आ रहा है मे बी, ठीक है। तो ये जो हैं वो NIDDM और IDDM, या टाइप 1 और टाइप 2 जो हैं ये होती हैं, ठीक है। तो टाइप 1 जो है, अच्छा सबसे ज्यादा कौन सी होती है जो सबसे ज्यादा हमें तंग करती है, ये सबसे ज्यादा हमारे लोगों में है, वो टाइप 1 है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है।
दूसरी भी है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों में 50-50% से ज्यादा का मुकाबला होगा। 50% लोगों में वो होगी, 50% लोगों में वो होगी। दोनों तरह की जो है डायबिटीज वो प्रिवेल कर रही होती है। ले रहे बेटा? हाँ जी clear है। ओके, अब इसके बाद जो है ना वो मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दें, मैं ना एक काम करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया था जिसपे मैं लिखता हूँ, और वो 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट फिल हो चुका है। थोड़ा सा हमें ना करना पड़ेगा। लेआउट। नहीं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करते थे ना, फिर आपकी वो राइटिंग खराब हो जाती थी, मैंने रिकॉर्डिंग में भी देखा है। तो हम्म। सही हो गया। क्या कह रहे हैं? वो आपकी राइटिंग खराब हो जाती थी, जो मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई मसला था तो। माइक्रोसॉफ्ट, असल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना उसमें नहीं ठीक होता है ये मैं क्या करता हूँ, मैं ना 100 पेज बना लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और ये 100 पेजेस बना के तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। तो उससे ये होता है कि अब पीडीएफ में मैं ये सारा कुछ पीडीएफ, ये देखें, ये मैंने अब यहाँ पर ये कितने पेज हो गए, 93, 100 हो गए। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सेव एज डेस्कटॉप, सेव, ओ ओ ओ ओ आई एम सॉरी, सेव एज डेस्कटॉप। यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, पीडीएफ, सेव। ले जी, ये 100 पेजेस की डॉक्यूमेंट आपके सामने है। अब ये दोबारा से हमारा एक पूरा व्हाइट बोर्ड बन गया। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बड़ा लोकल लैंग्वेज में? पता नहीं। इसे जुगाड़ कहते हैं बेटा। पाकिस्तानी तो माहिर है जो इसे जुगाड़ कहते हैं, बेहतरीन किस्म का जुगाड़ है। अच्छा जी, सो अब हम चलते हैं, क्योंकि हम बेसिकली पढ़ रहे थे, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो हम बेसिकली पढ़ रहे थे अबाउट हार्मोन्स। ठीक है, हमने बात कल शुरू की थी केमिकल कोऑर्डिनेशन से, पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू की थी केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसमें आप क्या देखते हो, उसमें आप ये कहते हो कि बॉडी में डिफरेंट तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और उनमें हमने एक सिस्टम पढ़ा था एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो है वो बाकी बॉडी से किस तरह डिफरेंट था, क्योंकि एंडोक्राइन जो है वो अपनी सिक्रीशंस, जी बेटा, कहाँ रिलीज करता है? मतलब डायरेक्टली उसके अंदर रिलीज करता है, गट के अंदर। नो 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 नहीं नहीं, नो, डायरेक्टली और रिलीज करता है, जो एक्सोक्राइन होता है वो गट के अंदर रिलीज होता है। वो गट के अंदर या किसी भी तरीके से, गट नहीं, डक्ट। हाँ डक्ट है, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, जो एंडोक्राइन होते हैं वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भेजते हैं बेटा। ठीक है, और इनकी सिक्रीशंस को आप क्या नेम देते हैं? इनकी सिक्रीशंस को आप देते हैं हार्मोन्स। ठीक है, नेम देते हैं हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के बारे में हम क्या कहते हैं? दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय स्पेशल ऑर्गन्स नोन एज, हाँ जी, स्पेशल ऑर्गन्स, क्या कहते हैं उनको? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स। ठीक है, अब आपने जो है वो ग्लैंड्स की बहुत सी टाइप्स आपने पीछे देखी, जिसमें पिट्यूटरी था, वो सारी पूरी डायग्राम आपने देखी थी। एक ग्लैंड हमने अभी पढ़ा और वो था पैंक्रियाज, बल्कि पैंक्रियाज का भी वो स्पेसिफिक रीजन जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है उसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पिछले लेक्चर में गुफ्तगू हुई थी, रिपीट में आप लाजमी इसको ध्यान में रखिएगा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो रीजन है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है। पैंक्रियाज जो है वो बेसिकली, पेंक्रियाटिक रीजन जो होता है वो एक्सोक्राइन है, क्योंकि उसकी जो सिक्रीशन होती है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाती है, पेंक्रियाटिक जूस। आइल इसका जो रीजन है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक्चुअली जो ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो ये है, क्योंकि ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन को डायरेक्ट ब्लड में भेजता है। तो एंडोक्राइन रीजन जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इस ऑर्गन का। और बाकी जो रीजन है वो एक्सोक्राइन है जो कि डक्ट के जरिए भेजता है। ग्लैंड में दूसरा एक और ग्लैंड बेटा हम पढ़ेंगे जिसको हम नेम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, अब ये एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एड्रिनल,
ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका मतलब हम देख लेते हैं। दो यहाँ वर्ड्स हैं, एड और रीनल। एड मीन्स अबव एंड रीनल मीन्स किडनी। रीनल का वर्ड जहां भी आता है बेटा, इट इज रिलेटेड टू किडनी, ऑलवेज, एवरी टाइम, ठीक है। इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू किडनी। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं किडनी का, सो किडनी का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमें ये पता लगता है कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद है बेटा, और वो जो ग्लैंड है वो ट्रायंगल शेप्ड है, और इस एक ग्लैंड के दो रीजन्स हैं। इस एक ग्लैंड के दो रीजन्स हैं। एक रीजन है आउटर, जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जस्ट लाइक द किडनी। जिस तरह किडनी में एक आउटर रीजन था ना, कॉर्टेक्स, इसी तरह इस ग्लैंड में, ये जो ग्लैंड है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इस ग्लैंड को मैं कह रहा हूँ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये पूरा ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ से यहाँ तक। इसका जो आउटर रीजन है वो कॉर्टेक्स है, जो अंदर का रीजन है वो है मेड्यूला। हमारा इस वक्त का टॉपिक जो है, इट इज रिलेटेड टू मेड्यूला, नॉट टू कॉर्टेक्स। ये मैं सिर्फ आपको रीजन्स बता रहा हूँ। ये जो मेड्यूला है, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है, जिनको हम कहते हैं कैटिकोल अमाइंस। ये ग्रुप है। इस ग्रुप में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एड्रिनलिन, और दूसरे को हम कहते हैं नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, हमारा बेसिक जो ताल्लुक है वो एड्रिनलिन से है। अब देखिए, मैंने आपको ये सारा कुछ जो बताया है, इसमें एक दो चीजें जो है वो एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कैटिकोलामाइंस जो हैं, ये थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेड्यूला में जो हार्मोन्स हैं उसकी एक फैमिली प्रॉपर बनाई जाती है। उसकी फैमिली में से एक जो हार्मोन है वो कैटिकोलामाइंस है। अभी जो कैटिकोलामाइंस हैं, इनका जो एड्रिनलिन है, इट इज रेफर्ड टू एज इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन, और ये बहुत से प्रोसेसेस जो है उनको जनरेट करवाता है। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत ज़्यादा जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज के साथ, इसका सॉरी ब्लड प्रेशर के साथ, ब्लड फ्लो के साथ, स्पेशली ब्लड फ्लो के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इमरजेंसी, अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है वो क्या नाम देती है? इमरजेंसी सिचुएशन को हमारी बॉडी नाम देती है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट, ठीक है, फाइट और फ्लाइट है। तो इसका मतलब ये है कि फाइट और फ्लाइट का मतलब ये है कि या तो वहां से भागो, या फिर उस सिचुएशन को फेस करो, लड़ो। उन दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन को फेस करवाने के लिए आपका ये हार्मोन रिलीज होता है। और बेसिकली जब आप किसी भी एक कंडीशन को फेस करके बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, या बहुत ज्यादा आप वो हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा जोश में, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी परेड्स को देखकर जोश में आ जाते हैं, कुछ तरानों को सुन के जोश में आ जाते हैं, कुछ जो है वो गुस्से में बहुत ज्यादा जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं, तब भी एड्रेनालिन होता है। फिर इसी तरीके से जब भी जिम करना होता है तो बहुत ज्यादा जब पुश करते हैं आप अपने आप को, योर बॉडी प्रोड्यूसेस एड्रेनालिन। लेकिन बॉडी की एड्रेनालिन हमेशा एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है। ये जो बिल्डर्स होते हैं, ये अपनी बॉडी के साथ एक जुल्म ये करते हैं कि ये एड्रेनालिन लेते हैं। सॉरी, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स, बेसिकली ये स्टेरॉइड नहीं है, एड्रेनालिन इज नॉट अ स्टेरॉइड, लेकिन ये एड्रेनालिन बकायदा उसके बूस्टर्स लेते हैं ताकि ये अपनी बॉडी को बूस्ट कर सके, बहुत ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकें। तो ये एड्रेनालिन एड्रेनालिन वगैरह जो है ये लेते हैं। सो ये जो सारी सिचुएशंस हैं, इनमें जो मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी वो अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको गुस्सा ही आया हो सकता है आप जोश में हो बहुत ज्यादा, जो है वो आप किसी चीज को, आपको किसी ने चैलेंज किया हो तब भी एड्रेनलिन है, आपको किसी ने जो है वो गुस्से में दिलाया हो, गुस्सा दिलाया हो तब भी है, ठीक है। तो बहुत सी कंडीशंस में आप एक खास फेज में चले जाते हैं जिसको आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट कहती है, और उसमें बहुत ज्यादा जो आपका एड्रेनलिन काम करता है वो है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कहाँ होना चाहिए फाइट और फ्लाइट में? जी बेटा, किन एरियाज में बॉडी के फाइट और फ्लाइट में होना चाहिए ब्लड? थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्या कह रहे हैं? आपको सवाल में समझ नहीं आया, मतलब कि जो मुझे समझ आ रहा है उसके हिसाब से आपका आर्टरीज। मैक्सिमम ब्लड या मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो फाइट और फ्लाइट के दौरान बॉडी के किस रीजन में होनी चाहिए? आर्टरीज। मैं आपको चंद ऑप्शंस देता हूँ। स्टमक, लिवर, मसल्स, या किडनी। किडनी।
बेटा इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो आपका मसल्स की तरफ होना चाहिए। either you are facing some fight or you want to leave from there, जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसमें आप दोनों केसेस में आपको मसल्स चाहिए होंगे, यू विल बी नीडिंग द मसल्स। तो आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा मसल्स में। कैसे? यहां पर अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, द आर्टेरियोल्स गोइंग टुवर्ड्स द मसल्स, गोइंग टुवर्ड्स द मसल्स वुड बी डायलेटेड। जी बेटा, डायलेशन का क्या मतलब है? हम्म मतलब कि कोई चीज़ अगर मतलब कि उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है, एक्सपैंड। एक्सपैंड कर, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके मसल्स की तरफ जो आर्टरीज या आर्टेरियोल्स जा रही होंगी उनको आप एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करने से क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वोट इंक्रीज। और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है इट वुड बी मूविंग, मोर ब्लड वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द मसल्स देन टुवर्ड्स द स्टमक, किडनी और लिवर एटसेट्रा। ज्यादा ब्लड जा रहा होगा आपके मसल्स की तरफ फाइट और फ्लाइट कंडीशन में। ये काम कौन करता है? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, यहां पर अब मैं आपको जो है वो एक पॉइंट लिख कर देता हूं। एड्रिनलिन कॉजेज द वेजोडाइलेशन इन मसल्स, यानी कि वेसल्स को क्या कर देते हैं? एड्रिनलिन डायलेट कर देता है। कहाँ पर? मसल्स में। तो आपका ज्यादा ब्लड मसल्स में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इट मींस कि आपको अच्छे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी। ये देखिए कौन कौन सी आप बोलिए। एड्रेनलिन ग्लैंड का समझ नहीं आया था कि आपने किडनी का उसके साथ रिलेट किया, उसका समझ नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, देखें, किडनी के ऊपर एक रीजन होता है, ठीक है, किडनी के ऊपर होता है ये, इसका किडनी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसका किडनी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली किडनी से ऊपर प्लेस्ड होता है। मतलब आप यूं कह लीजिए, मैंने जो आपको बताया ना, ये ऑर्गन प्लेसमेंट के हवाले से बताया कि ये ऑर्गन प्लेस कहां पर होता है। इसका किडनी के ऊपर होना सिर्फ इसका किडनी से ताल्लुक बनाता है, उसके अलावा इसका किडनी से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं फिर से कंफ्यूज हो गया था। हाँ, किडनी सपोज ये तो फाइट और फ्लाइट का थोड़ा सा। फाइट, ये हमने नेम रखा हुआ है अपनी बॉडी में। मैं आपको इसका बड़ा मजे का एक बात बताता हूँ। देखिए, एक आपकी बॉडी होती है इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी में आपकी बॉडी को कहा जाता है कि आपकी बॉडी एक फेज में चली जाती है जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। दूसरा, आपकी बॉडी जो है वो एक और कंडीशन में चली जाती है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल होता है जिसको साइंस में यूज किया जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब फाइट और फ्लाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि इसमें कोई डाइजेशन नहीं हो सकती। अगर आप पूरा दिन फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में है तो आपके स्टमक में डाइजेशन नहीं होगी, आपको भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि फाइट और फ्लाइट कंडीशन आपकी भूख मिटा देती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप पूरा दिन रेस्ट और डाइजेस्ट में होते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट भी करती है, डाइजेस्ट भी करती है, आपको भूख भी लगती है, आपको बाकी सेंसेशंस भी आ रही होती है, बाकी जो नॉर्मल दिन की सेंसेशंस है वो भी आ रही होती है। तो फाइट और फ्लाइट, हमने अपनी बॉडी को दो, यूं कह लीजिए कि दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी बॉडी को दो सिचुएशंस में डिवाइड किया हुआ है। जब हम कहते हैं कि ओए होए यार लेट हो गए, ओए होए यहाँ जुर्माना हो जाएगा या फलां हो जाएगा, या फिर आप फर्ज करें कि आप खाना खा रहे हैं, बड़े तसल्ली से, बड़े मजे का खाना है जनाब, आपके सामने पिज्जा पड़ा हुआ है, आपकी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट फेज में चली गई है, आप जनाब हाथ धो के बस अब आप पिज्जा पर जो है वो पलने लगे हैं, बस ऐसी की तैसी, इसकी आज तो छोड़ना ही नहीं है।
आप अभी पहला स्लाइस लेती हैं और उसका आप जो है वो एक बड़ा मजेदार किस्म का जायका ले रही हैं। आपके फादर की आवाज आती है, बेटा जरा ना ये खा लो, फिर आपसे बात करनी है। और साथ ही आपकी बॉडी एकदम एक फेज शिफ्ट करती है और आपको अपनी सारी गलतियां याद आ रही होती है। पता नहीं मैंने क्या किया था, मैं उस वक्त गाड़ी में गया था तो मैंने फलां चीज खाई थी, या मैं वहां खड़ा था, ये ना पूछना हो, मैं मुझसे गाड़ी उधर जो है वो गाड़ी हल्की सी वॉल से लग गई थी तो वो स्क्रैच तो नहीं दिख गया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं कहीं बाहर गया था या कुछ ऐसा हुआ था, कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया। आप बड़ा सारा खाना किरकिरा हो जाता है, सारे खाने का मजा, आप इस वक्त कंडीशन में है फाइट और फ्लाइट की। आप जनाब कहते हैं कि यार ये क्या मसला हो गया, आप जल्दी जल्दी खाते हैं। अब आपके खाने का, आपकी भूख भी एक तरह से मर चुकी है और आपको खाने का वो जायका भी नहीं आ रहा, आप इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो। यू आर राइट नाउ इन अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। और बाद में पता लगता है कि जब आप अपने फादर के पास गए हैं तो फादर कहते हैं बेटा ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की है, ये बताओ कैसे यूज करनी। तो आपकी बॉडी सडनली रेस्ट और डाइजेस्ट में वापस जाती है और उस वक्त आप सोचते हैं कि यार अब तो एक और पिज्जा खाने को दिल कर रहा है, क्योंकि पिछला सारा किरकिरा हो गया मजा। आप अब उस फेज में, ये सिचुएशंस हैं जिनको नाम दिया जाता है, एक को फाइट और फ्लाइट और दूसरे को रेस्ट एंड डाइजेस्ट। क्लियर हुआ? हाँ, ये मतलब बेसिकली मेंटालिटी के साथ है आपकी। हाँ हाँ, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक हमारे ब्रेन के साथ है। क्यों, ये मैं अब आपको बताता हूँ, गौर कीजिएगा। ये मैंने अभी एक डायग्राम खोली थी, ये देखिए। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, फियर। ये 4 वो पॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली आपके जो है वो एड्रीनालिन के लिए स्टिमुलस हो सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी में एड्रीनालिन रश हो सकता है, एड्रीनालिन रश। ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, फीमेल्स आमतौर पे इस रश को बर्दाश्त नहीं कर सकती और दे स्टार्ट वीपिंग, दे स्टार्ट क्राइंग। ठीक है। और क्योंकि इमोशनली थोड़ा सा इस लिहाज से प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी वीक होती हैं रोने के हिसाब से, तो एड्रेनलिन रश होता है और एड्रेनलिन रश होने की वजह से वो जो एक जो इमोशंस हैं वो फौरी तौर पर इमरजेंसी सिचुएशंस में चले जाते हैं। और इसके लिए स्टिमुलाई कोई फियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज से डर सकते हैं, किसी सांप से डर सकते हैं। अब सांप से डर के आप एकदम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं, वो एड्रेनलिन रश हो रहा है। और उस टाइम पे उस रश को कंट्रोल करना सबसे बड़ा आर्ट है। याद रखिए, एड्रेनलिन रश जो है वो आपको बहुत सी सेंसेशंस लेकर आता है, आपके ब्रेन को बहुत सी चीजें सूझ रही होती हैं। उस टाइम पे उसको कंट्रोल करना, दिस इज द रियल आर्ट। ठीक है। और वो कंट्रोल जो है वो जरूरी है। अब जैसे एड्रेनलिन के सिचुएशन में क्या होता है, एड्रेनलिन में आपकी बॉडी जो है वो, उसमें प्यूपिल डायलेट हो जाता है। आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है। गौर कीजिए, यहाँ प्यूपिल साइज देखिए और यहाँ प्यूपिल साइज देखिए। प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल तो हो गया आई का वो पार्ट जहां से लाइट रेज एंटर होनी है। डायलेशन मींस यहाँ पर भी वही मतलब है इसका। क्या? मतलब कि आपका जो कॉर्निया, मतलब आइरिस मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो, वो एक्सपैंड हो एक्सपैंड जाए। करेंगे। ठीक है, वो जब एक्सपैंड करेंगे तो आपका प्यूपिल डायलेट करेगा। आप जब भी देखें, जो भी जानवर डरा होगा ना, उसका प्यूपिल डायलेटेड होगा। आप खुद देखें कि जब आपके सामने कोई बच्चा डरा हुआ बैठा होगा तो उसका प्यूपिल डायलेटेड होगा। उसका जो आई का अंदर का जो होगा सर्कल, वो डायलेट हुआ होगा। डायलेशन, इमरजेंसी सिचुएशन हमेशा आपको डायलेशन करवाती है टू रिसीव द मैक्सिमम लाइट एट दैट पॉइंट। ये आप यहां पर देख सकते हैं। फिर गूज बम्प्स, गूज पिंपल्स या गूज बम्प्स कहते हैं, क्योंकि हेयर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, हेयर मसल जो हमने वहां भी पढ़ा था, फॉलिकल मसल स्किन वाले में। ठीक है। फिर आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का टेबल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर इसी तरीके से वेंटिलेशन, आपका जो ऑक्सीजन रेट होता है उसकी वेंटिलेशन, उसका क्रॉस वेंटिलेशन बड़ी स्पीडी हो जाती है, मसल्स में ब्लड आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें ज्यादा हो सकती है। उसकी पीछे रेट, उसके पीछे कुछ रीजंस है। हाँ, causes pupil to dilate, enhance, to dilate to enhance vision। जितना ज्यादा आपका प्यूपिल डायलेटेड होगा, आपका उतना विजन एनहेंस्ड होगा और आप हर तरफ से खतरा रिसीव करने की सिचुएशन में होंगे जब आपको डर लगेगा। इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो आपके ब्रेन से। नहीं, अच्छा, अगर कुछ लोग मतलब कि फजूल की
मतलब कि स्ट्रेस लेते हैं किसी छोटी सी बात पे, तो उनका एड्रेनलिन में कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब कि अच्छा, प्रोडक्शन? उसमें नहीं, उसमें एक चीज और है। स्ट्रेस एक होता है सिचुएशन का। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कुछ कह दिया, डांटा, मारा, लेट डाउन किया। सबसे ज्यादा लोग जो आमतौर पे स्ट्रेस में जाते हैं वो लेटिंग डाउन की वजह से जाते हैं, कि आपको किसी ने जो है वो कुछ ऐसा कहा कि यू आर नथिंग और यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो एक शख्स डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, ये जो डिप्रेशंस होते हैं ना, इनमें इट इज नॉट नेसेसरी कि एड्रेनलिन हो। हाँ, अगर कोई मारता है या अगर कोई गुस्सा दिखाता है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज हो। सम टाइम हमें भी गुस्सा आता है। वो जो डिप्रेशन होता है वो एक और हमारी बॉडी में फैक्टर होता है। उसका नाम मैं वैसे आपको बता देता हूँ, उसका नाम है कॉर्टिसोल। उसमें वो जो डिप्रेशन है बेटा, उसका ताल्लुक एड्रेनलिन से नहीं है। ठीक है, वो एक और हार्मोन है कॉर्टिसोल। और ये हार्मोन जो है, ये बहुत लंबे अरसे तक अगर ब्लड में रहता है तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ब्रेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो बेसिकली डिप्रेशन, मैं समझता हूँ कि मोस्टली कम्स जब हम में बीइंग ए ह्यूमन, और ये गलती नहीं है हमारी, लेकिन जब हमारा तवक्कुल का जो लेवल होता है वो कम होता है ना, तो डिप्रेशन आ जाता है। या यूं कह लीजिए कि इंसान जब उम्मीद छोड़ देता है। बीइंग ए मुस्लिम, मैं समझता हूं कि उम्मीद छोड़ना ये मुसलमान होने के खिलाफ। ये जो लोग होते हैं ना, मुझे एक बंदे ने बड़ी मजे की बात कही। मैं ना, मतलब ये बात एक एक्सट्रीम पे जाकर करूं, लेकिन मुझे एक बंदे ने बड़ी मजे की बात कही। वो ये थी कि आप सोचें कि इंसान मुसलमान जो हैं, उनको तो ये मैं बात ना पर्पसफुली करता हूँ, और ये मैं अपने हर स्टूडेंट को करता हूँ। हर स्टूडेंट को ये बात बताता हूँ जब मैं डिप्रेशन डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, तो मैं हर स्टूडेंट को ये बात बताता हूँ। और मेरे सारे स्टूडेंट्स में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि सर, हमें आपकी ये बात आज तक याद है। मुझे किसी ने ये बात कही थी कि बीइंग ए मुस्लिम, हमें कितना बड़ा एडवांटेज है। इवन अपने किसी रिलेटिव की डेथ के बाद भी, हमें बहुत अजीज है कोई, उसके बाद भी हमें एक बात का पता है कि हमने कभी ना कभी उससे मिलना है। आप उन लोगों के डिप्रेशन का आलम देखें कि जिनको ये उम्मीद ही नहीं है कि उन्होंने दोबारा कभी उस पर्सन से मिलना है जो चला गया। तो ये जो चीज होती है ना, जो उम्मीद होती है, उम्मीद भी उससे जो कि हर शय पर कादिर है। तो जब बीइंग ए मुस्लिम, मैं ना डिप्रेशन को साइंटिफिकली जरूर बताता हूँ कि ये रीजंस होती हैं हमारी बॉडी में, ये केमिकल चेंजेस आते हैं। लेकिन साइंस हर चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर देती है, मटेरियलाइज कर देती है। हमारी खुशी को वो कहती है जी ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, एंडोर्फिन कुछ एक हार्मोन होता है वो रिलीज हुआ, फिर डोपामीन रिलीज हुआ, तो खुशी आ गई। अब मटेरियलाइज कर दिया ना खुशी को भी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को बजाय ब्लेसिंग समझने के साइंस क्या कर देती है, मटेरियलाइज कर देती है। तो दोनों चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए। हाँ, साइंस का एक नॉलेज है जो कहती है कि आपकी बॉडी में ये बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं जब आप खुश होते हैं। लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, लो भी मेरे अंदर डोपामीन आ गया तो मैं खुश हो गया। दिस इज नॉट द वे टू थिंक। सो बीइंग ए मुस्लिम, मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन को भी अगर हम इस लिहाज से देखें ना, तो हमारा प्रॉब्लम ज्यादातर ये होता है कि जब हम तवक्कुल छोड़ देते हैं ना, तो हमें जो डिप्रेशन है वो पकड़ लेता है। जब हमारा ताल्लुक किसी एक उम्मीद से बहुत ज्यादा जुड़ता है ना, तो फिर हमें कभी भी वो डिप्रेशन नहीं होता जिसका ताल्लुक, या वो हमें डर नहीं लगता, या वो स्ट्रेस नहीं होता जिसका ताल्लुक कॉर्टिसोल से है। देखिए, वो स्ट्रेस होना या वो डिप्रेशन या वो डर लगना जिसका ताल्लुक एड्रेनलिन से है, वो एक थोड़े से फेज की बात होती है। थोड़ी देर के लिए डर आया, चला गया। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खासा कोई पर्सन जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, एकदम कोई उसके आगे से गुजरा और वो बुरी तरह डर के उसने ब्रेक लगाई, वो डर आया, एड्रेनालिन रश हुआ, बचत हो गई, खत्म हो गया।
कॉर्टिसोल वाला जो डिप्रेशन है ना, उसका ताल्लुक आपकी थॉट्स के साथ बहुत ज्यादा है, और उसमें बहुत ज्यादा जो चीज काउंट करती है वो एक ऐसी उम्मीद है जो कभी खत्म नहीं होती। हम किसी पर्सन से उम्मीद लगाते हैं तो हो सकता है किसी से उम्मीद टूट जाए, लेकिन वो जो तवक्कुल वाली बात होती है ना, अल्लाह पर तवक्कुल वाली बात, वो कभी नहीं खत्म होती। तो ऐसा तवक्कुल अगर हो तो कभी भी हमें ये कॉर्टिसोल वाला जो डिप्रेशन है ये हमें नहीं हो सकता, जो कि हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या हमें पूरे दिन का एक पूरा दिन खराब कर देने वाली बात होती है। मेरा एक ज़माना था, मैं बड़ा चला जाता था डिप्रेशन में। ये बात है बीएस के दौरान, कुछ हमारे बीएस के ना सिस्टम में प्रॉब्लम्स आए थे, जिसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो गया था। तो मैं दिन के ख़ास टाइम में या घर आने के बाद जब मैं रेस्टिंग में जाता था ना, क्योंकि आम तौर पे जब आप होते हैं ना नॉर्मल कंडीशन में, तो ये होता है कि आप जब मसरूफ़ होते हैं तो बॉडी इन थॉट्स को नहीं सोच रही होती, लेकिन जब आप ख़ास तौर पे ऐसी सोच में आते हैं जब आपका ज़हन खाली होता है, तो फिर वो थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं, जो कि आपके पास रह जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खेल-कूद के आए, थक गए, अब आप रेस्ट करना चाह रहे हैं, उस टाइम पे कोई ऐसी थॉट आ गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। जस्ट बिलीव इन द वन। जब ये तो इस लिहाज से ये जो डिप्रेशन होता है ना, इसका ताल्लुक बेसिकली नाउम्मीदी से होता है। और अगर कोई कुछ कह भी देता है तो फिर एक चीज़ होती है, जैसे कोई कहता है ना कि जी यू कैन नॉट डू नथिंग, तो फिर आप उस पर्सन का मामला किस तरह टैकल करते हो? आप उस पर्सन का मामला इस तरह टैकल करते हो कि उस पर्सन से आप सिर्फ सलाम दुआ की हद तक दोबारा बात करते हो, उसके अलावा आप उससे बात ही नहीं करते हो। बहुत अच्छा तरीका ये है। अपने आप को, अपनी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई पर्सन किसी की बातें आपकी सेहत को बर्बाद कर रही होती है ना, तो उस पर्सन से सलाम दुआ के अलावा मज़ीद ताल्लुक़ रखना बेवकूफ़ी होती है। उस पर्सन से सलाम दुआ के अलावा वाक़ई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। मैं एक स्टेप आगे बढ़ के बात करता हूँ कि इवन अगर कोई रिलेटिव में ऐसा पर्सन है, तो उसको कभी भी अपने डिसीज़न्स में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। अगर आप किसी को अपने डिसीज़न्स में इंटरफेयर करने देते हो, तो वो आपको बहुत मायूस करता है। तो मोस्ट सिंसियर पर्सन्स जो होते हैं, वो वालिदैन होते हैं। मोस्ट सिंसियर पर्सन्स जो होते हैं। और उनके अलावा मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई मशवरा देता है, लेकिन आपके वालिदैन और आप कोई और डिसीजन किए बैठे हैं, तो फिर किसी को खातिर में नहीं लाना चाहिए। तो बात काफ़ी दूर निकल गई। मैं ये कह रहा था कि वो जो डिप्रेशन है ना, उसका ताल्लुक एड्रेनलिन के साथ नहीं है, वो स्ट्रेस का ताल्लुक एड्रेनलिन के साथ नहीं है, वो एक और हार्मोन है। उसका ताल्लुक जो है वो कॉर्टिसोल के साथ होता है, और वो फिर हमें परेशान करती है, काफ़ी परेशान करती है। उस सिचुएशन में एक तो कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हो जाता है, आपका डोपामाइन डाउन हो जाती है, और एक और केमिकल फैक्टर होता है जो इंक्रीज़ हो जाता है, वो मैं देख के बताऊँगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें हैं चंद एक, जिनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारी डेली लाइफ़ में है, क्योंकि हर चीज़ मटेरियलिस्टिक नहीं होती। साइंस हमें बताती तो है कि हमारी बॉडी में डिप्रेशन और खुशी में ये बायोकेमिकल चेंज आता है, लेकिन वो बायोकेमिकल चेंज मेडिकल वाले लोगों के लिए है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हमने ड्रग्स शुरू करना है, उसमें भी आपको पता लगेगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि खुशी के दौरान या गमी के दौरान हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक ये है कि एक पर्सन जो हर वक़्त डिप्रेशन में रहता है, उसको कोई पिल दे दी जाए, या वो सो नहीं सकता तो उसको कोई पिल दे दी जाए। साइंस पढ़ने का फ़ायदा ये है, या खुशी या गमी की बायोकेमिस्ट्री जानने का फ़ायदा ये है। लेकिन अगर हम डेली लाइफ़ में उसको अप्लाई करना शुरू कर दें, तो कि मेरी बॉडी में इस वक़्त ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। ठीक है, अच्छी बात है, नॉलेज होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज़ डोमिनेट्स। हमारे इमोशंस पे स्पिरिचुअलिटी, रिलिजन जितना इफ़ेक्ट करता है और कोई चीज़ नहीं कर सकती। ठीक है? सो ये जो चंद एक चीज़ें हैं, इनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे इमोशंस और थिंकिंग के साथ है। ख़ास तौर पे डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारे इमोशंस और थिंकिंग के साथ है। उस थिंकिंग में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी और रिलिजन करता है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा, उसका बोल रहा था आय को जो कलर देते हैं उसको नाम क्या होता है? आय का जो आय को मतलब कि आपकी पीपल की साइड पे जो कलर रहता है, वो कलर का कोई वो नाम बेसिक होता है, कोई ऑर्गन का प्रो मतलब।
क्रोमा क्या कहते हैं उसको, नहीं एक तो ये है ना कि वो जो कलर होता है वो आयरिस की वजह से होता है ना, आयरिस मसल्स की वजह से होता है। जो कॉर्निया का कलर होता है वो आयरिस मसल्स की वजह से होता है। तो उसके वैसे कलर को क्या कहते हैं, उसका वाकई एक नाम है, वो मैं देख के बताऊंगा, मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है।